हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। इजिप्ट के शर्म एल शेख में COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। फ्रेंड्स, ये क्लाइमेट चेंज को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट थी और इस समिट से हमको आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स के साथ साथ ये समाज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट समिट है, क्योंकि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो हम जंग लड़ रहे हैं उसको लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। इस समिट में हमको एक ऐतिहासिक फैसला भी देखने को मिला है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। COP27 के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, इस समिट में क्या चीज़ें हाईलाइट की गई, क्या मुद्दे हमारे सामने आए, क्या नई बातें सामने रखी गई, इंडिया ने क्या बातें कही इस समिट में, और फाइनली फ्रेंड्स, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, इन सभी पहलुओं पर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, चालू करते हैं आज का सेशन। इजिप्ट के शर्म एल शेख में 2022 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 समिट का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में हर देश के प्रतिनिधि पार्ट लेते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये बॉडी पूरे डिसीजन लेती है। और यहाँ पर इनका एक ही पर्पस है कि हम क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें और उसको रोक सकें। इस साल की समिट का मोटो या थीम की बात करें तो वो था डिलीवरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, यानी कि लोगों के लिए और प्लैनेट के लिए हम डिलीवर करना चाहते हैं। COP27 को इम्प्लीमेंटेशन कॉन्फ्रेंस यानी कि कार्यान्वयन सम्मेलन की तरह लेबल किया गया, क्योंकि यहाँ पर जोर दिया जा रहा था कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, आइडियाज़ लाते हैं, उनको अब इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है और यहाँ पर हमको निर्णायक तरीके से डिसीजन लेने होंगे ताकि वो ग्राउंड पर उतर सके। आइए फ्रेंड्स, थोड़ा COP27 के बैकग्राउंड के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। रियो अर्थ समिट हुई थी 1992 में। वहाँ पर रियो कन्वेंशन साइन किया गया। उसके अंतर्गत ही यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज आता है। उसी समय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी भी साइन हुआ। द कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजिटिफिकेशन भी साइन हुआ। एजेंडा 21 भी उसी समिट से निकलता है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे उस समिट में। बाद में इस कन्वेंशन को हर कंट्री ने रेक्टिफाई किया, यानी कि एक्सेप्ट किया, और ये फोर्स में आता है 1994 में। UNFCCC का हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी में। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का एकमात्र एजेंडा है कि वो जो भी ह्यूमन इंटरफेरेंस हुआ है, जो भी डेंजरस घातक ह्यूमन इंटरफेरेंस हुआ है हमारे क्लाइमेट से, उस इंटरफेरेंस को कम करना है, निर्धारित करना है, ताकि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। इस कन्वेंशन के अंतर्गत COP21 जो पेरिस में ऑर्गेनाइज की गई थी 2015 में, उस समिट को बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क माना जाता है, क्योंकि उसके अंतर्गत एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई क्लाइमेट चेंज पर। वहाँ पर ये गोल बनाया गया कि जो ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो तापमान बढ़ रहा है, उसको हमको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से अगर नापें तो 2 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देना है और कोशिश करनी है कि 1.5 तक ही बढ़ पाए वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के हिसाब से जब हम देखते हैं। इसको देखते हुए एक लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल लिया गया। यहाँ पर कंट्रीज़ ने बताया कि किस तरह से वो ग्रीन हाउस गैसेस जो टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, उसके एमिशन को वो कम करेंगी। क्या वो टारगेट्स लेंगे यहाँ पर, ताकि आगे जाकर हम एक क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड बना सकें 2050 तक। यहाँ पर हर कंट्री ने फिर अपने खुद के गोल्स लिए और उसकी मॉनिटरिंग वो कंट्री खुद करती है और इंटरनेशनल बॉडीज़ भी करती हैं। उन गोल्स को कहा जाता है नेशनली डिटरमाइंड गोल्स, यानी कि आपने खुद निर्णय लिया है, खुद निश्चय किया है कि हम क्लाइमेट चेंज की फ़ाइट में कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। ये बहुत ही लैंडमार्क ट्रीटी थी और इसके अंतर्गत ही जो आने वाले मीटिंग्स हुई, COP हुए, वो सब इस फ्रेमवर्क को माइंड में रखकर ही किए जाते हैं। इसी पेरिस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाते हुए COP27 ऑर्गेनाइज की गई। इस समिट में 4 फोकस एरिया या 4 एजेंडा थे। सबसे पहले बात की गई अल्पीकरण यानी कि मिटिगेशन की, किस तरह से हम रोकें एमिशंस को, गैसेस को, पॉल्यूशन को, मिटिगेशन। दूसरी बात की गई अडेप्टेशन, अनुकूलन की, यानी कि हम कैसे अपने आप को अडेप्ट करें, क्या चेंजेस करें ताकि जलवायु परिवर्तन का कम से कम हार्मफुल इफेक्ट पड़े हमारे ऊपर। फिर बात की गई वित्त यानी कि फाइनेंस की, पैसा कहाँ से आएगा इन सब चीज़ों के लिए, क्या रिसोर्सेज हैं हमारे पास, किन कंट्रीज़ को पैसा देने की ज़रूरत है। डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में इसको लेकर काफ़ी डिबेट भी हुआ और बाद में हमको एक लैंडमार्क
ट्रीटी भी देखने को मिलती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लास्टली यहाँ पर बात की गई कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग की। ये जो पूरा स्ट्रगल है क्लाइमेट चेंज को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर, यहाँ पर हर कंट्री को, हर समाज को, हर व्यक्ति को अपना रोल निभाना होगा। अगर सब साथ नहीं आएंगे तो जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमको क्लाइमेट चेंज के देखने को मिलते हैं उनको हम नहीं रोक पाएंगे। इसलिए यहाँ पर सबके सहयोग की भी ज़रूरत है। इस समिट में भी टारगेट लिया गया कि आने वाले समय में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, उसको प्री इंडस्ट्रियल टाइम से अगर हम नापें तो सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ना चाहिए। यहाँ पर 1/3 इमिशंस को कट करने की बात की गई ताकि ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा इमिट ना हो और हम हमारे नेचर को प्रोटेक्ट कर सकें, उसको रीस्टोर कर सकें। यहाँ पर क्लाइमेट फंडिंग के लेकर बोला गया कि 10% से ज़्यादा एटलीस्ट क्लाइमेट फंडिंग होनी चाहिए। तो ये गोल्स लिए गए और ये एजेंडा सेट किया गया। इस समिट के दौरान यूएन सेक्रेटरी जनरल ने बोला कि हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो लॉस और डैमेज हमको देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से, उससे दुनिया जल रही है, उससे दुनिया डूब रही है और ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करा जा सकता कि कितनी अर्जेंसी हमको चाहिए क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, क्या क्या नई शुरुआत की गई ताकि हम क्लाइमेट चेंज के खिलाफ अच्छे से लड़ सकें। पहला इनिशिएटिव हम देखते हैं, सर्ज सस्टेनेबल अर्बन रेजिलियंस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है यूएन हैबिटाट और इसको फैसिलिटेट किया गया है ICLEI द्वारा। यहाँ पर जिस तरह से अर्बन डेवलपमेंट होता है उसको ध्यान में रखकर ये बात की गई है कि अब हमको फ्यूचर की सोचनी है, तो जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट है वो उसी हिसाब से होना चाहिए कि आज जो हम डेवलपमेंट करें उससे क्लाइमेट में, वातावरण में कुछ भी पॉल्यूशन ना हो, कुछ भी उससे हार्म ना हो। तो क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या आर्किटेक्चर होना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी हमको यूज़ करनी चाहिए, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। सर्च इनिशिएटिव इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। नेक्स्ट इनिशिएटिव हम देखते हैं, जर्मनी और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने मिलकर लॉन्च किया है एनहेंसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एन एक्सेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन, एनेक्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। यहाँ पर हमको जो सॉल्यूशन है, जो हमको रास्ता ढूंढना है, वो इस तरह से ढूंढना है कि उसका ओरिजिन नेचर की तरफ से हो, यानी कि नेचर की तरफ देखना है। नेचर ही हमको रास्ता बताएगा कि किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ सकते हैं और उसको फिर अच्छी गति से इम्प्लीमेंट करना है ताकि जल्द से जल्द हमको रिजल्ट मिल सकें। फिर बात की गई यहाँ पर एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क की। इसके बारे में बात पेरिस समिट में भी हुई थी। यहाँ पर जो कंट्रीज़ अपने टारगेट सेट कर रही हैं, जो वो अचीव कर रही हैं, कितना किस कंट्री में पॉल्यूशन हो रहा है, उसको लेकर पारदर्शिता रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम मॉनिटर कर पाएँ, डाटा हमारे पास अच्छे से आ पाए, उसी हिसाब से हम डिसीजन ले पाएंगे। तो इसको लेकर भी बात की गई। इसके बाद हम बात करते हैं जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप फंडिंग डील्स। इनको भी अनाउंस किया गया। इस वक्त वर्ल्ड में क्या है कि हर कंट्री कोल पर, फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए। तो एकदम से तो हम उसको बंद नहीं कर सकते। धीरे धीरे हमको ट्रांसफॉर्म यानी कि चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को स्विच करना पड़ेगा सोलर एनर्जी की तरफ, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ, इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ, और भी जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं वो ऑप्शंस हमको ढूंढने पड़ेंगे। तो ये जो ट्रांजिशन आएगा, इसको आने में समय भी लगेगा और इसको लाने के लिए पैसा भी लगेगा। तो उसको देखते हुए एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप जस्ट रहे, फेयर रहे, इसको लेकर एक फंडिंग डील साइन करना चालू किया गया है। इस इनिशिएटिव को COP26 यानी कि जो पिछले साल ग्लासगो में समिट हुई थी तब अनाउंस किया गया था। तब इसको UK, US, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर अनाउंस किया गया था और इससे रिलेटेड डील्स जो हैं वो इस साल अनाउंस की गई हैं। सबसे पहले इंडोनेशिया, सेनेगल, वियतनाम और अर्जेंटीना ने बात की है डील साइन करने की। इंडिया भी आने वाले समय में इससे रिलेटेड डील साइन कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव हमको जो देखने को मिला वो था मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। ये इनिशिएटिव UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडोनेशिया ने मिलकर लॉन्च किया है, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। इसको ज्वाइन कर लिया है इंडिया ने, श्रीलंका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने और स्पेन ने। G20 समिट अभी इंडोनेशिया के बाली में हुई थी, वहाँ पर भी इस इनिशिएटिव के बारे में बताया गया था। मैनग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वातावरण में। मैनग्रोव जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो कार्बन सिंक की तरह रोल प्ले करते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मैनग्रोव्स फॉरेस्ट को और बढ़ाया जाए। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है
और लैंड इकोसिस्टम होता है, उसके बीच में जो ट्रांजिशन आता है उस एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि वो कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं। इंडिया के पास खुद 5,000 स्क्वायर किलोमीटर के मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं और इंडिया ने बोला है कि वो मैंग्रोव्स की तरफ ध्यान दे रहा है और आने वाले समय में और भी ध्यान दिया जाएगा मैंग्रोव फॉरेस्ट पर। आइए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट की जो इस समिट का बताया जा रहा है, वो है लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में, हानि और क्षति निधि। इसको लेकर काफ़ी लंबे समय तक बहस चलती रही। यहाँ पर इशू ये था कि जो विकसित देश हैं उन देशों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले करा और 19वीं सेंचुरी में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन भी उन्हीं देशों द्वारा किया गया और उसका खामियाजा ही आज पूरे देशों को भुगतना पड़ रहा है। तो विकसित देशों की जिम्मेदारी बनती है जो विकासशील देश हैं और लोअर इनकम ग्रुप वाले देश हैं उनको वो सपोर्ट करें, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हम लड़ाई अच्छे से नहीं लड़ पाएंगे। तो हर कॉप में ये बात उठती थी कि विकसित देशों को कितना पैसा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। फिर एक अमाउंट आता है $100 बिलियन। इतना तो हर साल क्लाइमेट फाइनेंसिंग होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो फंड है वो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, फाइनेंस की तरह होगा, मगर उसके इंटरेस्ट रेट कम रहेंगे और अधिकतर पैसा डेवलपिंग देशों के पास जाएगा, लो इनकम या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास जाएगा। तो उसको लेकर नेगोशिएशन चल रहे थे और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है आइलैंड नेशन ऑफ वैनुआटू और द अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स ने। इंडिया का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा इन नेगोशिएशंस में और फाइनली लॉस एंड डैमेजेस फंड बना लिया गया है। मगर यहाँ पर भी अभी कुछ कमियाँ हैं, अभी ये नहीं बताया गया है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा और फाइनली ये फंड मिलेगा किसको, क्योंकि यहाँ पर ये एलिगेशन चल रहा है कि चाइना इस वक्त दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट यानी ग्रीन हाउस गैसेज में कंट्रीब्यूशन चाइना का इस समय बहुत ज़्यादा है। तो चाइना अगर अपने आप को सिर्फ डेवलपिंग देश बोलेगा तो वो इस फंड का फ़ायदा उठाएगा, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। सिमिलर कैटेगरी में इंडिया को भी रखा गया है, मगर इंडिया भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में काफ़ी आगे है। तो इन सब चीज़ों को लेकर नेगोशिएशन अभी बाकी हैं और जो अगली समिट होगी UAE में COP28, वहाँ पर इन चीज़ों को निर्धारित किया जाएगा कि किसको इस फंड का बेनिफिट मिलेगा और किसको कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पर देशों के अलावा जो दूसरी संस्थाएं होती हैं वो भी कंट्रीब्यूट करेंगी इस फंड के अंदर। इस समिट में जो एक और इम्पोर्टेंट बात हमको देखने को मिलती है वो ये है कि इंडिया ने खास तौर पर इस मुद्दे को उठाया कि हमको पूरे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, भले वो कोल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, नेचुरल गैस हो या ऑयल हो, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं इन सभी फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करना कम्प्लीटली बंद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई फॉसिल फ्यूल कम पॉल्यूशन करता है तो वो अच्छा कहलाएगा या फिर उसको यूज़ करने दिया जाए। इस इशू को इंडिया ने उठाया और यहाँ पर कंप्लीट सफलता तो प्राप्त नहीं हुई है, मगर यहाँ पर कंप्लीट फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को लेकर बात जरूर चालू हुई है और आने वाले समय में इसको लेकर भी कुछ ना कुछ एग्रीमेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर वो है कि जो हमारा गोल है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से हमको ऊपर नहीं जाना है, मगर पिछले कुछ सालों का डाटा हम देखते हैं तो हम 1 डिग्री सेल्सियस तक तो पहुँच चुके हैं और अब इसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर जो एक्शन चाहिए, जो इम्प्लीमेंटेशन चाहिए चीज़ों का, उतनी आसानी से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर चिंता जताई गई कि क्या हम इस गोल को अचीव कर पाएंगे कि नहीं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम को भी ट्रांसफॉर्म करने की, चेंज करने की, उसके अंदर परिवर्तन लाने की बात की गई। जो वित्तीय प्रणाली है उसके अंदर ये बात की गई है कि कोई बैंक, जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है और जो बड़े बड़ी बैंक हैं, वो जब भी किसी कंट्री को लोन देती हैं या फंडिंग देती हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई कंट्री फंड लेना चाहती हैं टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, उन कंट्री को प्रायोरिटी बेसिस पर फंड मिले और उनको यहाँ पर इजी लोन्स दिए जाएं ताकि किसी भी कंट्री को फाइनेंस की दिक्कत ना जाए जब वो अपनी इकोनॉमी को स्विच करना चाहता है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू क्लीन एनर्जी की तरफ। यहाँ पर फंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी मदद करने के लिए जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनको अपना नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। और फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट बात जो निकल कर सामने आती है वो ये है कि जब तक कोई भी निर्णय डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लिया जाएगा तब तक वो प्रोसेस अधूरी रहेगी हमारी फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज में। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स हर कंट्री का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति लुइस इनानियो लूना दा सिल्वा ने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई और बताया कि किस तरह से वर्ल्ड लीडर्स अगर क्लाइमेट चेंज की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कितना पीछे हम रह सकते हैं क्लाइमेट चेंज की फ़ाइट में। क्योंकि उनसे पहले जो प्रेसिडेंट रहे बोल्सोनारो, उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से अपना हाथ खींच लिया था। सिमिलरली USA के प्रेसिडेंट जो बाइडन, उन्होंने भी पेरिस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया है और उससे पहले जो प्रेसिडेंट रहे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी पेरिस एग्रीमेंट से अपना हाथ खींच लिया था। इसलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है
कि जनता भी इस बात को देखे कि जो उनके लीडर्स हैं वो क्लाइमेट चेंज को सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है आने वाली जनरेशन का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स भी हमने डिस्कस करी इस समिट की। यहाँ पर जो नेगोशिएशंस हुए हैं, जो यहाँ पर डिबेट्स हुए हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे और यूज़फुल थे क्लाइमेट चेंज के लिए। अब बात करते हैं कि इंडिया ने क्या रोल निभाया है इस समिट में। इंडिया ने यहाँ पर इन आर लाइफ टाइम कैंपेन को लॉन्च किया है। इस कैंपेन को नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती है, और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलकर इन आर लाइफ टाइम कैंपेन को लॉन्च किया है। यहाँ पर इस कैंपेन के तहत खासकर यंगस्टर्स पर फोकस किया जाएगा, यंगर जनरेशन पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है इसी जनरेशन के साथ होने वाला है। इस जनरेशन को प्रो प्लैनेट पीपल बनाने की बात की गई है, यानी कि वो प्लैनेट के हिसाब से अपना जीवन जिएं और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। प्रो प्लैनेट पीपल्स बनाने की बात की गई है इस कैंपेन के जरिए। इंडिया ने पिछले साल ग्लासगो में, जहाँ पर मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था उस समिट में, 2 इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट्स किए थे कि हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। इस कमिटमेंट को इंडिया ने फिर से दोहराया है और 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन टारगेट को अचीव कर लेंगे, यानी कि इंडिया से कोई भी एक्स्ट्रा CO2 इमिट नहीं होगा, और अगर होगा तो उतना इंडिया फॉरेस्ट बना लेगा या आर्टिफिशियली उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। नेट जीरो भी हम बनेंगे 2070 तक। इंडिया ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को भी पब्लिश किया है, और इंडिया उन देशों में आ गया है जिन्होंने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को पब्लिश किया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया कि किस तरह से हम लो कार्बन डेवलपमेंट करें। 6 फोकस एरियाज़ भी यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए: इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, अर्बन, इंडस्ट्री, CO2 को कैसे रिमूव किया जाए, और फॉरेस्ट। ये जो 6 एरियाज़ हैं यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे लो कार्बन डेवलपमेंट में। यहाँ पर इंडिया ने बताया कि हमको फाइनेंस की और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी अचीव करने के लिए। हमको हमारी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा और लाइफ का मंत्र अपनाना पड़ेगा जो मोदी जी ने दिया था ग्लासगो समिट में, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि हमारा जीने का ढंग एनवायरनमेंट के हिसाब से होना चाहिए। तो लाइफ स्टाइल हमको हमारी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा रिसर्च में और इनोवेशन में, ताकि हम नई चीज़ें पता कर सकें और जो यूज़ कर रहे हैं हम जिन चीज़ों को, उनको चेंज कर सकें क्लाइमेट चेंज के अनुसार। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जल्द से जल्द चीज़ों को अडेप्ट करें, अपनी रिजिलियंस को दिखाएं और इंटरनेशनल कोऑपरेशन से इन सब चीज़ों को अचीव करें। ये सब बातें इंडिया ने अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में बताई हैं। इंडिया ने ये भी हाईलाइट किया कि इंडिया में नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया 2021 में, जिसके तहत इंडिया को हम ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाएंगे। इंडिया पहले से ही इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा है पेट्रोल में, जिससे पॉल्यूशन कम होता है। उसको हम 20% तक लेके जाएंगे 2025 तक। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वैसे ही प्रमोट किया जा रहा है, इसको लेकर प्रोजेक्ट इंडिया चला ही रहा है। इंडिया इस समय कार्बन कैप्चर और स्टोरेज पर भी बात कर रहा है, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जिससे हम आर्टिफिशियली एटमॉस्फेयर से CO2 को कैप्चर कर सकें और उसको स्टोर करें। इन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर भी इंडिया सोच रहा है और उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है। इंडिया ने ये भी बताया कि अगर कंट्री वाइज देखें तो इंडिया 3rd नंबर पर आता है पॉल्यूशन लेवल पर, मगर जितनी जनसंख्या इंडिया के पास है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडिया आज भी बहुत कम एनर्जी को कंज्यूम करता है। USA इंडिया के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और वर्ल्ड का हाईएस्ट इमिटर भी है। इसको समझने के लिए हम ग्लोबल एनर्जी इनक्वालिटी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया कि दुनिया की 20 रिचेस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो 20 पोरेस्ट कंट्रीज़ के मुकाबले 85 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं। अगर यहाँ पर हम सब सहारन अफ्रीका की बात करें और OECD ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर हम डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, कितना डेवलपमेंट लेवल अचीव करना है यहाँ पर इस वक्त अफ्रीका को, और OECD ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ कितना आगे हैं। तो उसको देखते हुए यहाँ पर हम अगर उम्मीद लगाएं कि अफ्रीका एनर्जी कंज्यूम कम करेगा, तो ऐसा नहीं है। एनर्जी कंजम्पशन तो अफ्रीका का बढ़ेगा, क्योंकि उसको बहुत सारा डेवलपमेंट अभी अचीव करना है, नहीं तो वो अपनी पॉपुलेशन को डेवलपमेंट नहीं दे पाएगा और पॉवर्टी में और इनइक्वालिटी में दबता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा बनती है। इस टेबल के फैक्ट्स और फिगर्स हमको ये बात अच्छे से समझाते हैं कि पर कैपिटा इनकम अफ्रीका में इस वक्त $1600 के आसपास है, और यहाँ पर OECD कंट्रीज़ में पर कैपिटा $42,000 से ऊपर है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो वहाँ पर 18 है OECD ग्रुप में, और यहाँ पर 534 है। इन्फेंट मोर्टेलिटी 73 है, OECD में 7 है। कंजम्पशन की बात करें
तो लगभग 8 गुना ज़्यादा एक एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं पर कैपिटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस इनइक्वालिटी के बारे में भी बात की गई। आइए अब बात करते हैं कि कौन कौन से इश्यूज अभी भी रह गए हैं जहाँ पर बातचीत और निगोशिएशन चल रही है। सबसे पहली बात तो इस पर ही चल रही है कि किस तरह से हर फॉसिल फ्यूल को हम यूज़ करना बंद करें। इंडिया ने यहाँ पर जो एग्रीकल्चर को लेकर ड्राफ्ट आया था उसके खिलाफ कुछ ऑब्जेक्शंस लिए हैं, क्योंकि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर, खासकर एग्रीकल्चर से जो मीथेन गैस निकलती है उसको लेकर काफ़ी ऑब्जेक्शंस उठाए गए हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से उस ड्राफ्ट को बनाया गया था उन चीज़ों को लेकर इंडिया ने ऑब्जेक्शंस उठाए हैं। अभी भी हमको विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में जो क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर विवाद है वो सुलझता हुआ नहीं दिखता है। ये अब अगली जो COP28 होगी UAE में, वहाँ पर डिस्कस होगा। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और अर्थ का टेम्परेचर डेफिनेटली 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा, और ये जो प्रयास हम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं कम पड़ेंगे, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। इन सब इश्यूज़ को देखते हुए और उनके अंदर जो निराशा है उसको जाहिर करते हुए उन्होंने यहाँ पर 3 शब्द ही कहे समिट के बारे में कि ये समिट में हमको डेडलॉक देखने को मिला, यानी कि चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो पाई। हम डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि जो अचीव करना हम चाहते थे वो अचीव नहीं कर पाए, और डिसएग्रीमेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। इसलिए 3D यानी कि डेडलॉक, डिसअपॉइंटमेंट, डिसएग्रीमेंट, इन तीनों वर्ड्स में उन्होंने इस COP27 को समराइज कर दिया। तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। इसके लिए मैं आपको 3A कॉन्सेप्ट देता हूँ कि हमको 3A की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हम चेंज ला पाएंगे। पहला A है अश्योरेंस, यानी कि हमको सबको यहाँ पर साथ में लाना पड़ेगा और उनको उम्मीद देनी पड़ेगी कि हम सही रास्ते की तरफ बढ़ने के लिए रेडी हैं। अश्योरेंस। फिर हमको एग्रीमेंट करने पड़ेंगे, सबके साथ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स किए जाएं ताकि उन चीज़ों को कार्यान्वित किया जा सके। फिर फाइनली एग्रीमेंट के बाद आता है एक्शन। जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक्शन लेना है। अश्योरेंस, एग्रीमेंट और एक्शन, इस AAA स्ट्रेटजी पर हम चलेंगे तो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हम अच्छे से लड़ सकेंगे। और फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बात याद रखना है कि बहुत जगह हम देखते हैं कि वी हैव टू सेव प्लैनेट अर्थ, वी हैव टू सेव द प्लैनेट, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है। यहाँ पर भी हमको ये बात याद रखना चाहिए कि इट्स नॉट अ फाइट टू सेव प्लैनेट, फाइट इज़ टू सेव द ह्यूमन स्पीशीज़। यहाँ पर जो फाइट हो रही है वो प्लैनेट को सेव करने के लिए नहीं है, बल्कि ह्यूमन स्पीशीज़, जो मानव जनजाति है, उसको बचाने की ये फाइट है। अर्थ सर्वाइव कर जाएगा और अर्थ पर दूसरे जीव जंतु भी सर्वाइव कर पाएंगे, मगर क्या ह्यूमन सर्वाइव कर पाएंगे, क्या इंसान सर्वाइव कर पाएंगे, इसके बारे में हमको सोचना है और इसी को लेकर ये पूरी फाइट है। इसको याद रखिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते चलते कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड सर्च इनिशिएटिव? सर्च पहल किसने शुरू की है? ऑप्शन ए UNEP, वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी UN हैबिटेट, ऑप्शन डी है G20। यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा सी, UN हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। COP27 हैज़ एस्टैब्लिश्ड लॉस एंड डैमेज फंड, who will contribute towards the fund and who will get the fund has been defined। COP27 ने नुकसान और क्षति कोष की स्थापना की है। फंड में कौन योगदान देगा, फंड किसे मिलेगा, ये परिभाषित किया गया है। यहाँ पर हमको सही कथन को चुनना है। फ्रेंड्स, पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा इस वक्त सही नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट को COP28 में डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, ओनली वन। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इनेक्ट इनिशिएटिव किसके द्वारा कार्यान्वित यानी कि इम्प्लीमेंट किया गया है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, ए ब्राज़ील एंड UNEP, बी जर्मनी एंड IUCN, सी IUCN एंड UNEP, और डी इंडोनेशिया एंड UAE। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने लेक्चर पूरा ध्यान से सुना है तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने COP27 जो इस साल इजिप्ट के शर्म एल शेख में ऑर्गेनाइज की गई उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आने वाले एग्जाम्स में आपको यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।